सोनपरी की जादुई छड़ी की चोरी। बहुत समय पहले किसी गांव में आरती अपनी सौतेली बहन चंपा के साथ रहती थी। उनके माता पिता को गुजरे 5 साल बीत चुके थे। दोनों एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना गुजारा कर रहे थे। आरती स्वभाव से बहुत ही नेक और दयालु थी, जबकि उसकी सौतेली बहन चंपा बहुत ही घमंडी और लालची थी। वो गांव में किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। वो अक्सर गांव में रहने वाली लड़कियों से छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा किया करती थी। आरती अपनी सौतेली बहन चंपा को बहुत समझाती, लेकिन वो उसकी एक न सुनती, ना ही घर का कोई काम करने में उसकी मदद करती। ऐसे ही एक दिन, चंपा, सारा दिन भर अकेले काम करके मैं बहुत थक जाती हूँ। तुम घर के कामों में मेरी मदद क्यों नहीं करती? नौकरानी वाले काम मुझसे नहीं होंगे, ऐसे काम तुझको ही शोभा देते हैं। इतना कहकर चंपा आईने के सामने अपने बाल संवारने लगी। बेचारी आरती घर का सारा काम खत्म कर 2 पैसे कमाने के लिए दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करती। एक दिन की बात है, सोनपरी अपनी परी सखियों के साथ उसी गांव में घूमने पहुंची। वहां सुंदर बहता हुआ झरना देख सभी परियां वहीं रुक गई और झरने के नीचे नहाने लगी। तभी इत्तेफाक से चंपा घूमते घूमते वहां जा पहुंची और मन ही मन बोली, घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, आज क्यों न झरने के नीचे नहाने का आनंद लूं, मूड फ्रेश हो जाएगा। उस आरती की बच्ची ने सुबह सुबह मेरा सारा मूड खराब कर दिया। लेकिन तभी परियों को झरने के नीचे नहाते देख चंपा घबराते हुए एक पेड़ के पीछे छुप गई और बोली, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, और ये तो परियां हैं। तभी आपस में परियां बात करने लगी। राजकुमारी सोनपरी, आज फिर से आप रानी परी को बिना बताए पृथ्वीलोक घूमने आ गई। अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत गुस्सा होंगी, इसलिए जल्दी से यहाँ से चलते हैं। अरे अभी अभी तो आई हैं, इतनी जल्दी भी क्या है? वैसे भी रानी माँ को कुछ पता नहीं चलेगा, वो चंद्रलोक किसी काम से गई है, उन्हें आने में समय लगेगा। अब ये सब बातें छोड़ो और झरने में नहाने का आनंद लो। चंपा उनकी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। तभी चंपा की नजर झरने के पास एक चट्टान पर रखी चमकती हुई चीज पर पड़ी। फिर वो हैरानी से बोली, अरे ये तो जादुई छड़ी है, लगता है इन्हीं में से किसी परी की है। क्यों ना मैं ये जादुई छड़ी चुरा लूं, फिर तो मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये कहते हुए उन परियों की नजरों से बचकर चंपा जादुई छड़ी चुराकर वहाँ से भाग गई। कुछ देर बाद जब सोनपरी अपनी सखियों के संग झरने से बाहर आई और चट्टान के पास अपनी जादुई छड़ी ना पाकर सोनपरी के होश उड़ गए। अरे मेरी जादुई छड़ी कहाँ गई? मैंने तो यही रखी थी। राजकुमारी, लगता है किसी ने आपकी जादुई छड़ी चुरा ली है। रानी माँ को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होंगी। अब मैं क्या करूँ? राजकुमारी, अब आप जल्दी से परिलोक चलिए और रानी माँ को सच सच बता देना। पता है रानी माँ ने मुझे जन्मदिन पर जादुई छड़ी उपहार में दी थी, उन्हें मैं कैसे बताऊंगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। बताना तो पड़ेगा, आपके पास कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। अब चलिए, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद सोनपरी अपनी सखी परियों के साथ वापस परिलोक लौट गई और महल पहुंचकर सोनपरी अपनी माँ रानी परी को डरते हुए सारी सच्चाई बताई, जिसे सुनते ही रानी माँ गुस्से से बोली, मेरी बेटी होकर तुम इतनी लापरवाह हो? अगर जादुई छड़ी किसी गलत हाथों में लग गई तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी माँ। अच्छा ठीक है, अब तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारी जादुई छड़ी का पता जल्दी लगा लूंगी। वहीं दूसरी ओर चंपा जादुई छड़ी लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुँची। अब मैं इस जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर अपनी मनपसंद चीजें प्रकट कर सकती हूँ। मैं सबसे पहले अपने लिए ढेर सारे फैशनेबल कपड़े, गहने और मेकअप का सामान मांग लेती हूँ। ये कहकर चंपा ने जादुई छड़ी घुमाई और पलक झपकते ही उसकी कही हुई सारी चीजें प्रकट हो गई। चंपा ये देख खुशी से झूम उठी। अरे वाह, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। अब देखती हूँ गाँव की लड़कियाँ मुझे कैसे नीचा दिखाती है। अब मैं अपने लिए ब्रांडेड टीवी और फ्रिज भी मांगती हूँ। फिर मैं बैठकर मजे से अपना फेवरेट टीवी सीरियल देखा करूँगी और फ्रिज का ठंडा पानी भी पिया करूँगी।
ये कहते हुए चंपा ने फिर से जादुई छड़ी घुमाई और देखते ही देखते एक बड़ा एलईडी टीवी और फ्रिज प्रकट हो गया। उसके बाद चंपा मजे से अपने कमरे में बैठकर टीवी देखने लगी। शाम को जब थकी हारी आरती काम पर से घर लौटी तो घर पर टीवी और फ्रिज देख हैरानी से चंपा से बोली, अरे चंपा, ये टीवी और फ्रिज किसका है? ये मेरा है। क्या कहा? पर ये सब लाने के लिए तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मुझे पैसों की क्या जरूरत, मेरे पास जादुई छड़ी है ना। जादुई छड़ी? हाँ, ये देख, मेरे पास परी की जादुई छड़ी है। पर तेरे पास परी की जादुई छड़ी आई कहाँ से? मैं ये जादुई छड़ी चुरा कर लाई हूँ। ये कहते हुए चंपा आरती को सारी बात बताती है। सारी बात सुन आरती चंपा को समझाते हुए बोली, ये तूने अच्छा नहीं किया। तुझे परी की जादुई छड़ी नहीं चुरानी चाहिए थी। अगर परी को तेरे बारे में पता चल गया तो वो तुझे कड़ी सजा देंगे। अपनी बकवास बंद कर, मुझे पता है तू मुझसे बहुत जलती है। अब जा यहाँ से और मुझे मेरा फेवरेट सीरियल देखने दे, समझी? इतना कहकर चंपा आरती की बात को अनसुना कर टीवी देखने में मग्न हो गई। कुछ देर बाद चंपा को जब भूख लगी तो उसने जादुई छड़ी की मदद से अपने लिए ढेर सारा स्वादिष्ट पकवान प्रकट कर मजे से खाने लगी। वहीं बेचारी आरती सूखी रोटी खाकर सो गई। फिर अगली सुबह चंपा नए कपड़े और गहने पहनकर गांव भर में घूमने लगी। चंपा को देख गांव की लड़कियां हैरानी से आपस में बातें करने लगी। अरे देखो तो, इस चंपा को कितना इतरा रही है। इसके पास नए कपड़े और गहने कहाँ से आए? कहीं से चुरा कर लाई होगी। इस भिखारन के पास इतने पैसे कहाँ जो अपने लिए ढंग का कपड़ा भी खरीद सके। मुझे तो लगता है कहीं से मांग कर लाई होगी, किसी ने तरस खाकर दे दिया होगा। भिखारिन को। ये कहते हुए लड़कियां चंपा पर हंसने लगी। तब चंपा गुस्से से बोली, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, समझी? वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन लड़कियों ने उसका मजाक उड़ाना बंद नहीं किया। ये देख चंपा गुस्से से तिलमिलाकर बोली, रुको, लगते तुम ऐसे नहीं मानोगी, मैं अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। ये कहते हुए चंपा ने जादुई छड़ी घुमाई और उन सभी लड़कियों के बालों में आग लगा दी। देखते ही देखते उन सभी के बाल जल गए और वो गंजी हो गई। हम गंजी हो गए। हमारे सारे बाल जल गए। अब हमसे शादी कौन करेगा? रोना धोना बंद करो और भागो यहाँ से। अभी तो सिर्फ तुम्हारे बाल ही जलाए हैं। गुस्सा दिलाए तो तुम सभी को जलाकर राख कर दूंगी। चंपा की बात सुन सभी लड़कियां डरकर वहाँ से भाग खड़ी हुई। ये देख चंपा जोर जोर से हंसने लगी। उन लड़कियों को मैंने अच्छा सबक सिखाया। अब देखती हूँ कैसे मुझसे नजरें मिलाती है। घर आकर चंपा कुछ सोचते हुए बोली, मेरे पास नए कपड़े और गहने तो ढेर सारे हैं, फिर मैं इस टूटी फूटी झोपड़ी में क्यों रहूं? क्यों ना मैं अपने लिए आलीशान बंगला बनवा लूं। मेरे पास जादुई छड़ी जो है, अब मैं अपनी जिंदगी ऐश आराम से बिताऊंगी। ये कहते हुए चंपा ने जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर अपने लिए आलीशान बंगला प्रकट किया। अरे वाह, ये बंगला तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन मेरे बंगले के आसपास गांव वाले के बने झोपड़ी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। अब मैं गांव वालों को यहाँ से भगा दूंगी। उसके बाद चंपा सब गांव वालों को धमकाते हुए बोली, सुनो तुम सब लोग, जल्दी से गांव खाली करके यहाँ से चले जाओ, वरना तुम सबके घर चलाकर राख कर दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं अपने आलीशान बंगले के आसपास तुम जैसे गरीब लोगों की झोपड़ियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे, समझी? घमंड में चोर चंपा को गांव वालों पर अत्याचार करते देख आरती गुस्से से बोली, चंपा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम होश में तो हो? तुम जादुई छड़ी का गलत इस्तेमाल कर रही हो। ज्यादा गांव वालों की तरफदारी मत कर, समझी? वरना तुझे भी गांव से बाहर कर दूंगी। और तुम गांव वालों, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। इतना कहकर चंपा ने जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर सभी घरों में आग लगा दी। अपने घरों को जलता हुआ देख सभी गांव वाले रोते हुए बोले, अरे करमचली, आखिर हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने हमारे झोपड़ी में आग लगा दी? भगवान तुझे इसकी सजा जरूर देगा। चलो निकलो यहाँ से और जाकर जंगल में रहो। तुम लोगों को अभी मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। मेरा बस चले तो मैं तुम सभी को जलाकर भस्म कर सकती हूँ। देखना चाहोगे? मेरे पास जादुई छड़ी है जिससे मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। चंपा के हाथों में जादुई छड़ी देख बेचारे सभी गांव वाले डर कर वहाँ से जाने लगे।
तभी चंपा आरती से बोली, तू यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? तुझे क्या अलग से कहना पड़ेगा? तू भी यहाँ से दफा हो जा, जंगल में जाकर अपने रहने की जगह ढूंढ ले। आरती दुखी होकर वहाँ से चली गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी आसमान से सोनपरी अपनी रानी माँ के साथ उस गांव में आ पहुँची। झोपड़ियों में लगी आग को देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। तभी उन्हें पेड़ के नीचे रोते हुए आरती दिखाई दी। वो दोनों आरती के पास गई। आरती ने उन्हें सारी सच्चाई बताई। सच्चाई जान रानी परी गुस्से से बोली, उस लड़की की इतनी हिम्मत, उसने मेरी बेटी की जादुई छड़ी चुराई और छड़ी का गलत इस्तेमाल कर रही है, उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये कहकर रानी परी अपनी बेटी सोनपरी को लेकर चंपा के आलीशान बंगले में जा पहुंची और अपनी जादुई शक्तियों से चंपा को बंदी बना लिया। ये देख चंपा गिड़गिड़ाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, तुम अपनी जादुई छड़ी वापस ले लो, पर मुझे छोड़ दो। रानी परी ने चंपा से सब कुछ छीन लिया। उसके बाद रानी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और गांव वालों की जलती हुई झोपड़ियों को सुंदर घरों में बदल दिया। ये देख सभी गांव वाले रानी परी का धन्यवाद करने लगे। फिर चंपा को देख सभी गांव वाले गुस्से से फूट पड़े। परी जी, आप इस दुष्ट को कड़ी से कड़ी सजा देना, इसने हमें घर से बेघर कर दिया था। ये कहते हुए सभी गांव वाले चंपा को भला बुरा कहने लगे। लेकिन तभी चंपा की सौतेली बहन आरती बोली, माना कि मेरी बहन ने सभी गांव वालों के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मेरी बहन को माफ कर दो रानी परी जी। आखिर जैसी भी है मेरी बहन है, मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। देखा दुष्ट लड़की, जिस बहन के साथ तुमने इतना गलत व्यवहार किया वही तुम्हारे लिए विनती कर रही है। चंपा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। फिर उसने सभी से माफी मांगी। उसके बाद रानी परी अपनी बेटी सोनपरी के साथ वापस परीलोक लौट गई। अब चंपा का स्वभाव बिल्कुल ही बदल गया। वो घर के कामों में बहन आरती की मदद करने लगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। अब दोनों बहनें हंसी खुशी प्यार से मिलजुल कर रहने लगी। सोनपरी की जादुई छड़ी की चोरी। बहुत समय पहले किसी गांव में आरती अपनी सौतेली बहन चंपा के साथ रहती थी। उनके माता पिता को गुजरे 5 साल बीत चुके थे। दोनों एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना गुजारा कर रहे थे। आरती स्वभाव से बहुत ही नेक और दयालु थी, जबकि उसकी सौतेली बहन चंपा बहुत ही घमंडी और लालची थी। वो गांव में किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। वो अक्सर गांव में रहने वाली लड़कियों से छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा किया करती थी। आरती अपनी सौतेली बहन चंपा को बहुत समझाती, लेकिन वो उसकी एक न सुनती, ना ही घर का कोई काम करने में उसकी मदद करती। ऐसी ही एक दिन, चंपा, सारा दिन भर अकेले काम करके मैं बहुत थक जाती हूँ। तुम घर के कामों में मेरी मदद क्यों नहीं करती? नौकरानी वाले काम मुझसे नहीं होंगे, ऐसे काम तुझको ही शोभा देती हैं। इतना कहकर चंपा आईने के सामने अपने बाल संवारने लगी। बेचारी आरती घर का सारा काम खत्म कर 2 पैसे कमाने के लिए दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करती। एक दिन की बात है, सोनपरी अपनी परी सखियों के साथ उसी गांव में घूमने पहुंची। वहां सुंदर बहता हुआ झरना देख सभी परियां वहीं रुक गई और झरने के नीचे नहाने लगी। तभी इत्तेफाक से चंपा घूमते घूमते वहां जा पहुंची और मन ही मन बोली, घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, आज क्यों न झरने के नीचे नहाने का आनंद लूं, मूड फ्रेश हो जाएगा। उस आरती की बच्ची ने सुबह सुबह मेरा सारा मूड खराब कर दिया। लेकिन तभी परियों को झरने के नीचे नहाते देख चंपा घबराते हुए एक पेड़ के पीछे छुप गई और बोली, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, और ये तो परियां हैं। तभी आपस में परियां बात करने लगी। राजकुमारी सोनपरी, आज फिर से आप रानी परी को बिना बताए पृथ्वीलोक घूमने आ गई। अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत गुस्सा होंगी, इसलिए जल्दी से यहाँ से चलते हैं। अरे अभी अभी तो आई हैं, इतनी जल्दी भी क्या है? वैसे भी रानी माँ को कुछ पता नहीं चलेगा, वो चंद्रलोक किसी काम से गई है, उन्हें आने में समय लगेगा। अब ये सब बातें छोड़ो और झरने में नहाने का आनंद लो। चंपा उनकी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। तभी चंपा की नजर झरने के पास एक चट्टान पर रखी चमकती हुई चीज पर पड़ी। फिर वो हैरानी से बोली, अरे ये तो जादुई छड़ी है, लगता है इन्हीं में से किसी परी की है। क्यों ना मैं ये जादुई छड़ी चुरा लूं, फिर तो मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी।
ये कहते हुए उन परियों की नजरों से बचकर चंपा जादुई छड़ी चुराकर वहाँ से भाग गई। कुछ देर बाद जब सोनपरी अपनी सखियों के संग झरने से बाहर आई और चट्टान के पास अपनी जादुई छड़ी ना पाकर सोनपरी के होश उड़ गए। अरे मेरी जादुई छड़ी कहाँ गई? मैंने तो यही रखी थी। राजकुमारी, लगता है किसी ने आपकी जादुई छड़ी चुरा ली है। रानी माँ को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होंगी। अब मैं क्या करूँ? राजकुमारी, अब आप जल्दी से परिलोक चलिए और रानी माँ को सच सच बता देना। पता है, रानी माँ ने मुझे जन्मदिन पर जादुई छड़ी उपहार में दी थी। उन्हें मैं कैसे बताऊंगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। बताना तो पड़ेगा, आपके पास कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। अब चलिए, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद सोनपरी अपनी सखी परियों के साथ वापस परीलोक लौट गई और महल पहुंचकर सोनपरी अपनी माँ रानी परी को डरते हुए सारी सच्चाई बताई, जिसे सुनते ही रानी माँ गुस्से से बोली, मेरी बेटी होकर तुम इतनी लापरवाह हो? अगर जादुई छड़ी किसी गलत हाथों में लग गई तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी माँ। अच्छा ठीक है, अब तुम रोना बंद करो। मैं तुम्हारी जादुई छड़ी का पता जल्दी लगा लूंगी। वहीं दूसरी ओर चंपा जादुई छड़ी लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंची। अब मैं इस जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर अपनी मनपसंद चीजें प्रकट कर सकती हूँ। मैं सबसे पहले अपने लिए ढेर सारे फैशनेबल कपड़े, गहने और मेकअप का सामान मांग लेती हूँ। ये कहकर चंपा ने जादुई छड़ी घुमाई और पलक झपकते ही उसकी कही हुई सारी चीजें प्रकट हो गई। चंपा ये देख खुशी से झूम उठी। अरे वाह, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। अब देखती हूँ गांव की लड़कियां मुझे कैसे नीचा दिखाती है। अब मैं अपने लिए ब्रांडेड टीवी और फ्रिज भी मांगती हूँ। फिर मैं बैठकर मजे से अपना फेवरेट टीवी सीरियल देखा करूँगी और फ्रिज का ठंडा पानी भी पिया करूँगी। ये कहते हुए चंपा ने फिर से जादुई छड़ी घुमाई और देखते ही देखते एक बड़ा एलईडी टीवी और फ्रिज प्रकट हो गया। उसके बाद चंपा मजे से अपने कमरे में बैठकर टीवी देखने लगी। शाम को जब थकी हारी आरती काम पर से घर लौटी तो घर पर टीवी और फ्रिज देख हैरानी से चंपा से बोली, अरे चंपा, ये टीवी और फ्रिज किसका है? ये मेरा है। क्या कहा? पर ये सब लाने के लिए तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मुझे पैसों की क्या जरूरत, मेरे पास जादुई छड़ी है ना। जादुई छड़ी? हाँ, ये देख, मेरे पास परी की जादुई छड़ी है। पर तेरे पास परी की जादुई छड़ी आई कहाँ से? मैं ये जादुई छड़ी चुरा कर लाई हूँ। ये कहते हुए चंपा आरती को सारी बात बताती है। सारी बात सुन आरती चंपा को समझाते हुए बोली, ये तूने अच्छा नहीं किया। तुझे परी की जादुई छड़ी नहीं चुरानी चाहिए थी। अगर परी को तेरे बारे में पता चल गया तो वो तुझे कड़ी सजा देंगे। अपनी बकवास बंद कर, मुझे पता है तू मुझसे बहुत जलती है। अब जा यहाँ से और मुझे मेरा फेवरेट सीरियल देखने दे, समझी? इतना कहकर चंपा आरती की बात को अनसुना कर टीवी देखने में मग्न हो गई। कुछ देर बाद चंपा को जब भूख लगी तो उसने जादुई छड़ी की मदद से अपने लिए ढेर सारा स्वादिष्ट पकवान प्रकट कर मजे से खाने लगी। वहीं बेचारी आरती सूखी रोटी खाकर सो गई। फिर अगली सुबह चंपा नए कपड़े और गहने पहनकर गांव भर में घूमने लगी। चंपा को देख गांव की लड़कियां हैरानी से आपस में बातें करने लगी। अरे देखो तो, इस चंपा को कितना इतरा रही है। इसके पास नए कपड़े और गहने कहाँ से आए? कहीं से चुरा कर लाई होगी। इस भिखारन के पास इतने पैसे कहाँ जो अपने लिए ढंग का कपड़ा भी खरीद सके। मुझे तो लगता है कहीं से मांग कर लाई होगी। किसी ने तरस खाकर दे दिया होगा भिखारिन को। ये कहते हुए लड़कियां चंपा पर हंसने लगी। तब चंपा गुस्से से बोली, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, समझी? वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन लड़कियों ने उसका मजाक उड़ाना बंद नहीं किया। ये देख चंपा गुस्से से तिलमिलाकर बोली, रुको, लगते तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। ये कहते हुए चंपा ने जादुई छड़ी घुमाई और उन सभी लड़कियों के बालों में आग लगा दी। देखते ही देखते उन सभी के बाल जल गए और वो गंजी हो गई। हम गंजे हो गए। हमारे सारे बाल जल गए। अब हमसे शादी कौन करेगा? रोना धोना बंद करो और भागो यहाँ से। अभी तो सिर्फ तुम्हारे बाल ही जलाए हैं। गुस्सा दिलाए तो तुम सभी को जलाकर राख कर दूंगी।
चंपा की बात सुन सभी लड़कियां डरकर वहाँ से भाग खड़ी हुई। ये देख चंपा जोर जोर से हंसने लगी। उन लड़कियों को मैंने अच्छा सबक सिखाया, अब देखती हूँ कैसे मुझसे नजरें मिलाती है। घर आकर चंपा कुछ सोचते हुए बोली, मेरे पास नए कपड़े और गहने तो ढेर सारे हैं, फिर मैं इस टूटी फूटी झोपड़ी में क्यों रहूं? क्यों ना मैं अपने लिए आलीशान बंगला बनवा लूं। मेरे पास जादुई छड़ी जो है, अब मैं अपनी जिंदगी ऐश आराम से बिताऊंगी। ये कहते हुए चंपा ने जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर अपने लिए आलीशान बंगला प्रकट किया। अरे वाह, ये बंगला तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन मेरे बंगले के आसपास गांव वाले के बने झोपड़ी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। अब मैं गांव वालों को यहाँ से भगा दूंगी। उसके बाद चंपा सब गांव वालों को धमकाते हुए बोली, सुनो तुम सब लोग, जल्दी से गांव खाली करके यहाँ से चले जाओ, वरना तुम सबके घर चलाकर राख कर दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं अपने आलीशान बंगले के आसपास तुम जैसे गरीब लोगों की झोपड़ियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे, समझी? घमंड में चोर चंपा को गांव वालों पर अत्याचार करते देख आरती गुस्से से बोली, चंपा तुम ये क्या कर रही हो? तुम होश में तो हो? तुम जादुई छड़ी का गलत इस्तेमाल कर रही हो। ज्यादा गांव वालों की तरफदारी मत कर, समझी? वरना तुझे भी गांव से बाहर कर दूंगी। और तुम गांव वालों, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। इतना कहकर चंपा ने जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर सभी घरों में आग लगा दी। अपने घरों को जलता हुआ देख सभी गांव वाले रोते हुए बोले, अरे करमचली, आखिर हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने हमारे झोपड़ी में आग लगा दी? भगवान तुझे इसकी सजा जरूर देगा। चलो निकलो यहाँ से और जाकर जंगल में रहो। तुम लोगों को अभी मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। मेरा बस चले तो मैं तुम सभी को जलाकर भस्म कर सकती हूँ। देखना चाहोगे? मेरे पास जादुई छड़ी है जिससे मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। चंपा के हाथों में जादुई छड़ी देख बेचारे सभी गांव वाले डर कर वहाँ से जाने लगे। तभी चंपा आरती से बोली, तू यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? तुझे क्या अलग से कहना पड़ेगा? तू भी यहाँ से दफा हो जा, जंगल में जाकर अपने रहने की जगह ढूंढ ले। आरती दुखी होकर वहाँ से चली गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी आसमान से सोनपरी अपनी रानी माँ के साथ उस गांव में आ पहुँची। झोपड़ियों में लगी आग को देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। तभी उन्हें पेड़ के नीचे रोते हुए आरती दिखाई दी। वो दोनों आरती के पास गई। आरती ने उन्हें सारी सच्चाई बताई। सच्चाई जान रानी परी गुस्से से बोली, उस लड़की की इतनी हिम्मत, उसने मेरी बेटी की जादुई छड़ी चुराई और छड़ी का गलत इस्तेमाल कर रही है। उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये कहकर रानी परी अपनी बेटी सोनपरी को लेकर चंपा के आलीशान बंगले में जा पहुंची और अपनी जादुई शक्तियों से चंपा को बंदी बना लिया। ये देख चंपा गिड़गिड़ाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। तुम अपनी जादुई छड़ी वापस ले लो, पर मुझे छोड़ दो। रानी परी ने चंपा से सब कुछ छीन लिया। उसके बाद रानी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और गांव वालों की जलती हुई झोपड़ियों को सुंदर घरों में बदल दिया। ये देख सभी गांव वाले रानी परी का धन्यवाद करने लगे। फिर चंपा को देख सभी गांव वाले गुस्से से फूट पड़े। परी जी, आप इस दुष्ट को कड़ी से कड़ी सजा देना, इसने हमें घर से बेघर कर दिया था। ये कहते हुए सभी गांव वाले चंपा को भला बुरा कहने लगे। लेकिन तभी चंपा की सौतेली बहन आरती बोली, माना कि मेरी बहन ने सभी गांव वालों के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मेरी बहन को माफ कर दो रानी परी जी। आखिर जैसी भी है मेरी बहन है, मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। देखा दुष्ट लड़की, जिस बहन के साथ तुमने इतना गलत व्यवहार किया वही तुम्हारे लिए विनती कर रही है। चंपा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। फिर उसने सभी से माफी मांगी। उसके बाद रानी परी अपनी बेटी सोनपरी के साथ वापस परीलोक लौट गई। अब चंपा का स्वभाव बिल्कुल ही बदल गया। वो घर के कामों में बहन आरती की मदद करने लगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। अब दोनों बहनें हंसी खुशी प्यार से मिलजुल कर रहने लगी। सौतेली माँ और जादुई लहंगा। भरतपुर नामक गांव में ओम प्रकाश अपनी दूसरी पत्नी रजनी और अपनी बेटी मीरा के साथ रहता था। रजनी की भी अपनी एक बेटी थी, नाम था उसका तारा। रजनी अपनी बेटी तारा को पलकों पर बिठाकर रखती थी, वहीं मीरा के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। रजनी ने मीरा से सारी आजादी छीन ली। वो और उसकी बेटी तारा सारा दिन भर आराम करती, वहीं मीरा से घर का सारा काम करवाती। एक दिन की बात है,
अरे ओ कामचोर, अभी तक बर्तन नहीं धोई तूने? बस हो गया माँ। जल्दी कर और आकर मेरे पैर दबा। आज सुबह से ही मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। बेचारी मीरा जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर कमरे में जाकर सौतेली माँ रजनी के पैर दबाने लगी। अरे ओ महारानी, जरा पैर जोर से दबा। खाना तो 2 आदमियों का चट कर जाती है और हाथ में तेरे जान ही नहीं है। मीरा अपनी सौतेली माँ रजनी की बात सुन कुछ नहीं कहती, बस कुछ देर बाद अपने कमरे में जाकर रोने लगी। काश मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार नहीं होता। माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे आपकी बहुत याद आती है। ये कहते हुए मीरा रोने लगी। तभी मीरा के कंधे पर उसके पिता ओम प्रकाश ने हाथ रखा। बेटी मीरा, मुझे माफ कर दो। तुम पर इतना जुल्म होते देख भी मैं कुछ नहीं कर पाता, लेकिन देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तेरी नई माँ की मोटी बुद्धि जल्द ही ठीक हो जाएगी। इतने में रजनी वहाँ आई और बोली, क्या कहा तुमने? मोटी बुद्धि? मैं तो ये कह रहा था, बादाम खाने से बुद्धि तेज हो जाती है, लेकिन तुम तो वैसे ही इतनी समझदार हो, तुम्हें बादाम खाने की क्या जरूरत? ज्यादा बातें मत बनाओ। तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है? मुझे सब पता है। तुम दोनों बाप बेटी मिलकर मेरी बुराई कर रहे थे। कभी तो प्यार से 2 मीठे बोल बोल लिया कर। देखो, ज्यादा मुझे गुस्सा मत दिखाओ, कह देती हूँ, वरना अच्छा नहीं होगा। ये कहते हुए रजनी मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। बेचारी मीरा घर का सारा काम बहुत अच्छे से किया करती थी, लेकिन फिर भी मीरा की सौतेली माँ रजनी जानबूझकर कोई ना कोई कमी निकालकर उसे पीटा करती। जब भी ओम प्रकाश रजनी को समझाने की कोशिश करता, तब रजनी ओम प्रकाश को भी बहुत बुरा भला कहती। ऐसे ही कई साल बीत गए। अब मीरा और तारा दोनों शादी लायक हो चुकी थी। ओम प्रकाश को अपनी बड़ी बेटी मीरा की चिंता सताने लगी। मैं मीरा बिटिया के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढकर उसके हाथ पीले कर जल्द ही विदा कर दूंगा। कितने पैसे जोड़ रखे हो अपनी मनोज बेटी की शादी के लिए? ये मत भूलना, तुम्हारी दूसरी बेटी भी है, उसकी उम्र भी शादी लायक हो चुकी है। भगवान के लिए मेरी बेटी को मनहूस कहना बंद करो। मीरा तुम्हारी बेटी जैसी है। ये मनहूस लड़की और मेरी बेटी? मेरी सिर्फ एक बेटी है, तारा। मैंने कभी भी मीरा और तारा के बीच फर्क नहीं किया, लेकिन तुमने हमेशा ही मीरा बिटिया के साथ बुरा व्यवहार किया। पर अब मीरा बिटिया की शादी कर उसे खुशी खुशी यहाँ से विदा करूँगा। कम से कम ससुराल में तो खुशी से रहेगी। वो तो वक्त ही बताएगा, मनोज ससुराल में खुशी रहेगी या दुखी। दूर खड़ी मीरा ये सब सुन रही थी। वो दुखी होकर अपने कमरे में चली गई और अपनी स्वर्गवासी माँ को याद कर रोने लगी। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे भी अपने साथ ले गई होती। फिर एक सुबह मीरा आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी एक बूढ़ी जो दिखने में बहुत ही भद्दी थी वहाँ आई और बोली, बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। आप यहीं बैठो अम्मा, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। इतना कहकर मीरा रसोई में गई और अपने हिस्से की सूखी रोटी लाकर बूढ़ी अम्मा को देते हुए बोली, अम्मा, मेरे पास सिर्फ यही सूखी रोटी है, आप ये खा लो। ठीक है बेटी, लाओ, इसी से ही मैं अपना भूख मिटा लेती हूँ। ये कहते हुए बूढ़ी औरत सूखी रोटी बड़े प्यार से खाने लगी। उसके बाद मीरा ने बूढ़ी औरत को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद बूढ़ी अम्मा बोली, बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे और सदा खुश रखे। बूढ़ी औरत की बात सुन मीरा के आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद बूढ़ी औरत ढेर सारा आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। तभी मीरा को आंगन में एक पोटली दिखाई दी। अरे, ये पोटली किसकी है? कहीं ये पोटली बूढ़ी अम्मा की तो नहीं है? लगता है भूल गई शायद। ज्यादा दूर नहीं गई होंगी, मैं अभी उन्हें ये पोटली दे आती हूँ। मीरा ने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन उसे बूढ़ी अम्मा कहीं दिखाई नहीं दी। अरे, अम्मा तो कहीं नहीं दिखाई दे रही। अब मैं इस पोटली का क्या करूँ? मैं एक काम करती हूँ, इस पोटली को संभाल कर अपनी अलमारी में रख देती हूँ। जब अम्मा आएंगी तो उन्हें ये पोटली लौटा दूंगी। ये कहते हुए मीरा ने पोटली ले जाकर अपने अलमारी में रख दी और घर के कामों में व्यस्त हो गई। वहीं दूसरी ओर रजनी हॉल में बैठकर चाय पी रही थी।
तभी उसकी बेटी तारा आई और बोली, माँ देखो ना मैं कैसी लग रही हूँ इन गहनों में। अरे वाह, मेरी बेटी तो एकदम राजकुमारी लग रही है। मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे, मैं तुझे काला टीका लगा देती हूँ। तभी वहाँ ओम प्रकाश आया और बोला, तारा बिटिया, ये गहने संभाल कर अलमारी में रख दो, ये मैंने मीरा बिटिया के लिए बनवाए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये कहने की? इन गहनों पर तारा बिटिया का भी हक है, इस मनहूस का नहीं। मैं इतने साल तक चुप रहा, लेकिन अब नहीं। मेरी बिटिया के गहने फौरन अलमारी में रख दो, ये मैंने उसकी शादी के लिए बनवाए हैं। ओहो, बड़ा प्यार आ रहा है आजकल तुम्हें अपनी बेटी पर। मैं भी देखती हूँ कैसे तुम ये गहने उस करमजली को देते हो। इस तरह दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा होने लगा। उन दोनों को लड़ते देख मीरा को बहुत दुख हुआ। आप दोनों लड़ना बंद करो पिताजी, आप ये गहने तारा को दे दो, मुझे नहीं करनी शादी। इतना कहकर मीरा रोते हुए अपने कमरे में चली गई और माँ की तस्वीर के आगे रोने लगी। माँ, आप देख रही हो ना, नई माँ मुझसे कितनी नफरत करती है। मीरा, अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर कर दूंगी। आवाज सुन मीरा इधर उधर देखने लगी। अरे, इधर उधर क्या देख रही हो? मैं जादुई लहंगा हूँ। क्या कहा? जादुई लहंगा? हाँ, जल्दी से अलमारी में रखी पोटली को खोलो। मीरा ने जैसे ही अलमारी में रखी पोटली खोली तो उसमें चमचमाता हुआ सुंदर लहंगा था। तभी उस लहंगे में से आवाज आई, मैं एक जादुई लहंगा हूँ। वो बूढ़ी अम्मा एक नेक जादूगरनी थी। उसने तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर अगली सुबह मीरा की सौतेली माँ उसे जो भी करने को कहती, जादुई लहंगे की मदद से वो काम झटपट कर लेती। अब मीरा बहुत खुश थी। वहीं दूसरी ओर सारा घर का काम इतनी जल्दी खत्म होते देख उसके सौतेली माँ रजनी को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन वो जादुई लहंगे का राज नहीं जान पाई। फिर एक सुबह मीरा जादुई लहंगा पहनकर अपने आप को आईने में निहार रही थी। तभी तारा ने उसे देख लिया और जिद करने लगी, मुझे ये लहंगा चाहिए, इतना सुंदर लहंगा तेरे पास क्या कर रहा है? माँ, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ बिटिया, तुमने सुबह सुबह आसमान सर पर क्यों उठा रखा है? देखो ना माँ, इसने कितना सुंदर लहंगा पहन रखा है। मेरे पास तो एक भी लहंगा नहीं है, इससे कहो ये लहंगा मुझे दे दे। तूने सुना नहीं? मेरी बेटी ने क्या कहा? जल्दी से ये लहंगा मेरी बेटी को दे दे। लगता है इसके बाप ने ये लहंगा खरीद कर इसे दिया होगा। इन दोनों बाप बेटी को लगता है हमें कभी पता नहीं चलेगा। बहुत प्यार लुटा रहा है आजकल अपनी बेटी पर। चल अब मुँह क्या देख रही है, लहंगा देती है कि नहीं? रजनी ने जोर जबरदस्ती कर मीरा से वो जादुई लहंगा छीन लिया। मीरा को बहुत दुख हुआ, पर वो कुछ न कर पाई। वहीं दूसरी ओर लहंगा पाकर तारा बहुत खुश थी। फिर दोपहर के समय ओम प्रकाश खुश होते हुए घर आया और बोला, मेरा बिटिया, कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ, मुझे तुम्हें खुशखबरी देनी है। तभी रजनी चिल्लाते हुए बाहर आई और बोली, कैसी खुशखबरी? जरा मैं भी तो सुनूं। हाँ हाँ, तुम भी सुनो। कल मेरी बेटी मीरा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, और पता है वो लड़का पड़ोस में रहने वाला धनी व्यापारी का है। मेरी बेटी वहाँ राज करेगी, राज। ये सुन रजनी ईर्ष्या से जलने लगी और मन ही मन बोली, मैं भी देखती हूँ उस करमजली की शादी कैसे होती है उस लड़के से। अगली सुबह रजनी ने मीरा को पानी लाने जंगल भेज दिया और अपनी बेटी तारा को तैयार होने के लिए कहा। बेटी तारा, जल्दी से लहंगा पहनकर तैयार हो जा, लड़के वाले आते ही होंगे। देखना, लड़के वाले तुझे ही पसंद करेंगे। पता है लड़का बहुत ही पैसे वाला है, वहाँ तू महारानी बनकर रहेगी। माँ के कहने पर तारा ने जैसे ही वो लहंगा पहना, वो 60 साल की बूढ़ी औरत में बदल गई। अरे ये क्या, मैं बूढ़ी कैसे हो गई? मुझे तो चला भी नहीं जा रहा। माँ, जल्दी इधर आओ। तभी रोने की आवाज सुन दौड़ते हुए रजनी कमरे में आई और हैरानी से बोली, तुम कौन हो और मेरी बेटी तारा के कमरे में क्या कर रही हो? चलो निकलो यहाँ से।
माँ, मैं तारा ही हूँ। ये लहंगा पहनते ही मैं बूढ़ी औरत में बदल गई। कुछ करो माँ, मुझे पहले जैसा बना दो। चुप हो जा बेटी, ये सब लगता है उस करमजली का काम है। लगता है वो कहीं से जादू टोना सीख कर आई है। आने दो उसे, आज उसकी खैर नहीं। कुछ देर बाद जब मीरा पानी लेकर घर पहुंची तब रजनी गुस्से से बोली, करमजली, सत्यानाश हो तेरा। तूने मेरी बेटी के साथ क्या कर दिया? रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाती हूँ। ये कहकर रजनी मोटा डंडा लेकर मीरा की ओर बढ़ी। तभी जादुई लहंगे ने फिर से अपना जादू दिखाया और वो डंडा खुद ही रजनी की पिटाई करने लगा। आह, आह, बचाओ मुझे, हाय मेरी कमर। कोई रोको इसे, अरे डंडे को रोको। इतने में ओम प्रकाश भी वहाँ आ पहुँचा और रजनी की बुरी हालत देख बोला, ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है जो आज तुम्हें मिल रहा है। मुझे माफ कर दो, मुझे अपने किए पर पछतावा है। मीरा बिटिया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया। लेकिन मुझे बचा लो। ये कहते हुए रजनी ने हाथ जोड़कर मीरा से माफी मांगी। साथ ही तारा ने भी मीरा से माफी मांगी। उसके बाद मीरा ने जादुई लहंगे से विनती की। तभी डंडा अपने आप वहाँ से गायब हो गया और तारा भी पहले जैसी हो गई। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। अब रजनी मीरा को अपनी बेटी तारा की तरह प्यार करने लगी और सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। गर्भवती परी। ये बहुत समय पहले की बात है। परियों की दुनिया का अस्तित्व हुआ करता था, जहाँ सुंदर सुंदर परियां रहा करती थीं। उन्हीं के बीच पलक नाम की परी रहती थी। वो अक्सर पृथ्वी लोक घूमने जाया करती थी। वो वहाँ के तौर तरीके, खान पान, रहन सहन सभी से बहुत प्रभावित थी। हालांकि उसे पता था कि परियों का पृथ्वी लोक जाना मना है, फिर भी वो रानी परी की आज्ञा के बिना चोरी छुपे पृथ्वी लोक जाया करती थी। लेकिन उसकी ये लुका छुपी ज्यादा दिन तक रानी परी शबाना से छिप ना पाई। फिर एक दिन ऐसा हुआ, पलक परी को पृथ्वी लोक से आते आते रात हो गई। जैसे ही उसने परी लोक में कदम रखा, उसके आने की भनक पड़ते ही रानी परी समेत बाकी परियां भी वहां आ पहुंची और रानी परी क्रोधित होते हुए पलक परी से बोली, तुम्हें पता होते हुए भी तुमने परिलोक से बाहर कदम रखने की हिम्मत कैसे की, वो भी बिना मुझसे आज्ञा लिए? रानी परी, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल मुझे पृथ्वी लोक जाना अच्छा लगता है। लगता है तुम भूल गई हो कि तुम एक परी हो और हम कुछ नियमों से बंधे हैं। तुमने उन नियमों का उल्लंघन किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। पर रानी परी, मेरी बात तो सुनिए। एक तो गलती करती हो, ऊपर से मुझसे जवान लड़ाती हो। तुम्हें वहाँ बार बार जाने का बहुत शौक है ना? चलो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ। फिर रानी परी ने गुस्से से अपनी जादुई छड़ी घुमाते हुए कहा, पलक, मैं तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन रही हूँ। अब से तुम पृथ्वीलोक में ही रहोगी। आज से परीलोक के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद। ऐसा कहते हुए रानी परी ने पलक को परीलोक से बाहर कर दिया। जादुई शक्तियाँ छिनते ही पलक परी बेहोश हो गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को पृथ्वी लोक पर पाया। वो उठी और यहाँ वहाँ देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि उसके पास पहले जैसी जादुई शक्तियाँ नहीं थी जिसका वो इस्तेमाल कर सके। तभी दूर उसे एक ठेला दिखाई दिया। उसे जोरों की भूख लग रही थी। वो तुरंत ही उस ठेले के पास गई और बोली, भैया, मुझे एक प्लेट गोलगप्पे दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं मैडम जी, कितने का चाहिए? 10 के 5 हैं और 20 के 10। भैया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या कहा? पैसे नहीं हैं? तो जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं मुफ्त में खाने के लिए। अब मैं क्या करूं? बहुत जोरों की भूख लग रही है, कोई तो मेरी मदद करो। ऐसा कहते हुए पलक भूखी प्यासी चिलचिलाती धूप में यहाँ से वहाँ भटकने लगती है, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तभी पास से एक युवक गुजर रहा था जिसका नाम था केशव। केशव ने जब पलक को देखा तो उससे रहा नहीं गया। वो उसके पास गया और बोला, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें इस शहर में पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? बोलो। इससे पहले कि पलक कुछ कह पाती, वो बेहोश हो गई। लगता है बेचारी की तबीयत ठीक नहीं है। चलो, मैं इसे अपने घर ले चलता हूँ। घर जाकर केशव ने तुरंत ही डॉक्टर को घर बुलाया,
डॉक्टर ने चेकअप करके कुछ दवाइयाँ लिख कर दी और समय पर खाना खाने के लिए कहा और वहाँ से चले गए। होश में आने के बाद पलक केशव को धन्यवाद करते हुए बोली, अब मुझे चलना चाहिए। आपने मेरी मदद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चली जाना, लेकिन पहले तुम्हारी तबीयत तो ठीक हो जाए। वैसे तुमने बताया नहीं, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पलक है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या कहा? तुम्हारा कोई नहीं है? तो फिर जाओगी कहाँ? अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो, घबराने की कोई बात नहीं है। मेरी माँ कुछ दिनों के लिए हरिद्वार गई है, बस आती ही होगी। पलक केशव के कहने पर वहाँ रुकने के लिए तैयार हो गई। वो घर के सभी कामों को अच्छे से संभालने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। धीरे धीरे केशव पलक की ओर आकर्षित होने लगा। एक दिन उसने अपने दिल की बात पलक से कही। पलक भी केशव को मन ही मन पसंद करती थी। जब केशव की माँ सुभद्रा हरिद्वार से लौटी तो उसने अपनी माँ से पलक के साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की। पर केशव की माँ को पलक बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो अपने बेटे की शादी एक अमीर घराने की लड़की से कराना चाहती थी। लेकिन ना चाहते हुए भी उसे अपने बेटे की खुशी के आगे झुकना पड़ा और दोनों की शादी करा दी। लेकिन केशव की माँ सुभद्रा आए दिन किसी न किसी बात को लेकर पलक को खरी खोटी सुनाया करती थी, पर पलक चुपचाप सब कुछ सह लेती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, खाना बना है कि नहीं? हाँ माँ जी, खाना बन गया है। ये लीजिए गर्मा गर्म खाना। ये क्या बनाया है तूने? दाल है या पानी? और ये रोटी कम, अफ्रीका का नक्शा ज्यादा लग रहा है। अरे तुझे को ढंग से बनाना आता भी है कि नहीं? माँ जी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं दोबारा बना देती हूँ। अरे रहने दे, नहीं तो पता नहीं इस बार कौन से देश का नक्शा बना कर ले आएगी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन पलक को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। ये बात उसने अपने पति केशव को बताई। सुनो जी, मुझे आपको कुछ बताना है। जल्दी बोलो, क्या बात है? मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है। बोलो ना, अब चुप क्यों हो? जी वो बात ये है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? मैं ये खुशखबरी माँ को सुनाता हूँ। माँ, माँ, कहाँ हो तुम? अरे क्या हुआ? घर सर पर क्यों उठा रखा है? कौन सा तूफान आ गया? अरे माँ, घर में मेहमान आने वाला है। कौन से मेहमान आने वाले हैं? अरे छोटा मेहमान आने वाला है, मतलब कि तुम दादी बनने वाली हो और मैं पापा। ये सुनकर सुभद्रा भी मन ही मन बहुत खुश हुई। अब घर में सब पलक का अच्छे से ख्याल रखने लगे। एक दिन सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त पलक का पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। सुभद्रा और केशव उसे जल्दी से नजदीकी हॉस्पिटल में ले गए। कुछ देर बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया, आई एम सॉरी, पर हम आपके होने वाले बच्चे को नहीं बचा पाए। आपकी पत्नी का मिसकैरेज हो गया है। पलक को जब ये बात पता चली तो वो अपने बच्चे को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। पलक चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। कुछ महीने बीत जाने के बाद पलक धीरे धीरे अपने आप को घर के कामों में व्यस्त रखने लगी। फिर एक दिन सुभद्रा की सहेली कोकिला उससे मिलने घर आई। अरे आओ कोकिला, बहुत दिन बाद आई हो, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम ये बताओ, तुम्हारा पोता हुआ या पोती? तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट थी ना? प्रेग्नेंट थी, पर मेरी बहू का मिसकैरेज हो गया। क्या कहा? मिसकैरेज हो गया? तभी वहाँ पलक चाय की ट्रे लेकर आती है। अरे मैं सब जानती हूँ सुभद्रा बहन, आजकल की लड़कियों को वो बच्चा नहीं चाहती और कोई ना कोई तरीके से अपना होने वाला बच्चा गिरा देती हैं, ताकि कोई उन पर शक ना कर सके। आंटी जी, आपको ये सब बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? एक औरत होकर आप दूसरी औरत के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? एक माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? अरे तू चुप कर, कोकिला बिल्कुल सही कह रही है। लगता है तू माँ बनना नहीं चाहती थी, कोई तुझ पर शक ना करे, इसलिए तूने सीढ़ियों से गिरने का नाटक किया, ताकि कोई तुझ पर शक ना कर सके। बस कीजिए माँ जी। ये कहते हुए पलक रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उस दिन के बाद से सुभद्रा पलक को पहले से भी ज्यादा बुरा भला कहने लगी, जिसकी वजह से पलक गुमसुम सी रहने लगी। और ऐसे ही एक दिन, अरे ओ महारानी, इधर आ, कहाँ है? कहाँ मर गई?
हाँ माँ जी, बोलिए। ये ले बाबा जी का भभूत और चुपचाप से खा ले, ये किस लिए माँ जी? ताकि इस घर में फिर से बच्चे की किलकारियाँ गूंज सके। चुपचाप खा ले, नहीं तो मुझे जबरदस्ती भी खिलाना आता है। माँ जी, ये सब अंधविश्वास है, मैं इन सबको नहीं मानती, मैं नहीं खाऊंगी ये सब। अरे ऐसे कैसे नहीं खाएगी, तुझे खानी पड़ेगी। ये कहते हुए सुभद्रा ने पलक के गाल पर जोरदार चांटा मारा। इतने में वहाँ केशव भी आ गया। ये सब क्या हो रहा है? माँ, आपने पलक पर हाथ कैसे उठाया? अरे बेटा, तू नहीं जानता, ये औरत डायन है, डायन। ये माँ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए इसी ने ही पेट में पल रहे अपने बच्चे को मार डाला। वो तो भला हो मेरी सहेली कोकिला का, जिसने मेरी आंखें खोल दी और मुझे ये भभूत ला कर दी। बस करो माँ, आपको शर्म आनी चाहिए। किसी और की बातों में आकर आप अपनी बहू पर शक कर रही हो। आप इन ढोंग पाखंड में विश्वास करती हो। क्या आपने एक बार भी जानने की कोशिश की कि पलक के दिल में क्या बीत रही होगी? आप तो हमेशा उसे ताने देती रहती हो। माँ, आप एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ पाई। अपने बेटे की बात सुनकर सुभद्रा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पलक से माफी मांगी। कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद पलक की जिंदगी में खुशियों ने दोबारा से दस्तक दी। पलक फिर से प्रेग्नेंट हो गई और इस बार सुभद्रा उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। थोड़े ही समय बाद उसने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। फिर सब एक साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। सोने की जादुई सैंडल। एक शहर में रमा अपनी बेटी सोफी के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। रमा लोगों के घर में जाकर खाना बनाती थी और बाकी बचे समय में लोगों के घरों का काम भी करती थी, जिससे वो अपना घर चलाती थी। सोफी अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थी। सोफी अपने कॉलेज में बाकी लड़कियों के पास जैसी चीजें देखती, वो घर आकर रमा से वैसे ही चीजें मांगती थी। रमा पूरी कोशिश करती थी कि वो सोफी की हर ख्वाहिश पूरी कर सके। एक दिन सोफी कॉलेज से अपने घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरे कॉलेज के सभी लड़कियाँ पिकनिक के लिए जयपुर जा रही हैं। मुझे भी पिकनिक पर जाना है। पिकनिक जाने के लिए मुझे 500 रुपए चाहिए माँ। रमा की चप्पल टूट चुकी थी। वो अपनी नई चप्पल लाने के लिए पैसे जोड़ रही थी। उसके पास 400 रुपए थे। वो अपने किसी दोस्त से 100 रुपए उधार लेकर सोफी को देती है, जिसे लेकर सोफी 3 दिनों के लिए अपने कॉलेज के टूर पर जाती है। कुछ दिनों बाद सोफी के कॉलेज में फेयरवेल पार्टी आती है। सोफी की दोस्त सोफी का बहुत मजाक उड़ाती है, क्योंकि सोफी उनके जितने अच्छे कपड़े और अच्छी जूतियाँ पहन कर नहीं आती। फेयरवेल पर मैं तो 15,000 का गाउन और सोने की जूतियाँ पहन कर आऊंगी। और सोफी, तुम क्या पहन कर आओगी? सड़कों पर सेल लगी 100 रुपए की चप्पलें और पुरानी वही 4 बार पहनी हुई फ्रॉक। वो सभी सोफी का मजाक बनाती हैं। सोफी घर जाने के बाद अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भी सना की तरह सोने की जूतियाँ चाहिए। मुझे भी फेयरवेल में नए कपड़े चाहिए माँ। सोफी की माँ उसे समझाती है और कहती है, सोफी, हमारे पास जितना है तुम उतने में ही खुश रहना सीखो बेटी। दूसरों की चीजें देखकर इच्छाएं करना बंद करो। लेकिन माँ, मेरे पास खुश रहने के लिए है ही क्या? ये छोटा सा घर, इसमें खुश रहूं? या पुराने फटे हुए कपड़े, इनमें खुश रहूं? या ये पुरानी घिसी हुई जूतियाँ, इसमें खुश रहूं? बताओ। पर रमा के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो सोफी को नए कपड़े और नई जूतियाँ दिला सके। इसलिए वो सोफी से कहती है, बेटा, हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। कुछ दिनों बाद मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े और नई जूतियाँ ला सकूं। लेकिन माँ, मेरे कॉलेज का फेयरवेल तो सिर्फ 2 दिन में ही है। मुझ पर मेरी सहेलियाँ फिर से हंसेंगी। रमा उसे उसकी पुरानी सहेली के पास जाने को कहती है। तुम अपनी पुरानी सहेली मैरी के पास जाकर कुछ मदद मांगो। मैरी और सोफी पुराने दोस्त होते हैं। जब रमा मैरी के घर खाना बनाने जाया करती थी, तब वो सोफी को भी अपने साथ ले जाया करती थी। इसलिए मैरी और सोफी बचपन के दोस्त हैं। मैरी के पिता को बिजनेस के कारण दूसरे शहर जाना पड़ा, जिसकी वजह से मैरी और सोफी अलग अलग हो गए। सोफी मैरी से मिलती है। मैरी सोफी को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो बचपन के दोस्त होते हैं और वो दोनों काफी समय बाद मिल रहे होते हैं। सोफी, मेरी दोस्त, हम कितने समय बाद मिल रहे हैं। मुझे तुझसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारा बचपन बहुत अच्छा था।
बहुत सारी बातें करने के बाद सोफी अपने कॉलेज की बातें बताती है। मेरे कॉलेज में मेरा फेयरवेल है, क्या तुम मुझे अपनी कोई सी जूती दे सकती हो? मैं वादा करती हूँ कि मैं उसे सही सलामत लौटा दूंगी, फेयरवेल होने के बाद दे दूंगी। अरे हाँ हाँ, जो मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। मैरी अपनी सारी जूतियाँ सोफी को दिखाती है। तुम्हें जो भी पसंद है वो ले लो। सोफी की नजर एक चमचमाती हुई जूती पर जाती है। उसे देखकर सोफी उत्तेजित होकर कहती है, ये वाला, मुझे ये वाली चमचमाती हुई जूतियाँ चाहिए। हाँ हाँ, ले लो ले लो। सोफी उन जूतियों को पहनकर निकल जाती है, लेकिन रास्ते में घर जाने के लिए वो जिस रिक्शे में बैठती है वो रिक्शा वाला चोर निकला। वो सूफी को बेहोश करके उसकी चमचमाती हुई जूतियाँ चुरा लेता है। जब सूफी को होश आता है तो वो खुद को एक पेड़ के नीचे पाती है। जब वो अपने पैरों में उन जूतियों को नहीं पाती तो वो जोर जोर से रोने लगती है। वो जूतियाँ कहाँ गई? उसे वो रिक्शा वाला चुरा कर ले गया। अब मैं वो जूतियाँ मैरी को कैसे वापस करूँगी? मैं माँ से क्या बोलूँगी? माँ इतने पैसे कहाँ से लाएंगी? तभी वहाँ से एक बुढ़िया गुजर रही थी। सड़क पर गाड़ियाँ चलने के कारण वो सड़क पार नहीं कर पा रही थी। तभी सोफी उठती है और कहती है, चलिए दादी माँ, मैं आपको सड़क पार करा देती हूँ। और बुढ़िया को सड़क पार कराने के बाद वो बुढ़िया सोफी से कहती है, धन्यवाद बेटी, भगवान तुम्हारा भला करेगा। सोफी बहुत दुखी होती है, इसलिए वो उस बुढ़िया का जवाब नहीं देती। लेकिन वो बुढ़िया सोफी को रोता हुआ देख लेती है और पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही थी? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। नहीं दादी माँ, आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता ही देती हूँ। सोफिया बुढ़िया को अपनी सारी आपबीती सुनाती है। ये सब सुनने के बाद वो बुढ़िया उससे कहती है, बेटी, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगी? हाँ दादी माँ, चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। उस बुढ़िया को उसके झोपड़े के बाहर छोड़ने के बाद सोफी उससे कहती है, क्या आप यहाँ रहती हैं? हाँ, अंदर आ जाओ। उसके बाद बुढ़िया अपनी एक छोटी सी अलमारी से सोफी को चमचमाते हुए जूतियाँ देती है और कहती है, ये लो बेटी, तुमने मेरी मदद करी है, उसी का इनाम। लेकिन इतनी कीमती चीज मैं आपसे नहीं ले सकती। बुढ़िया के बहुत बोलने के बाद सोफी उसे लेने के लिए राजी हो जाती है और वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन उसे इस बात का बहुत दुख होता है कि मैंने मैरी की जूतियाँ खो दी, उसके बदले मैं मैरी को ये जूतियाँ दे दूंगी। लेकिन जाने से पहले बुढ़िया उसे कहती है, याद रखना बेटी, ये कोई मामूली जूतियाँ नहीं है, इनका सही इस्तेमाल करना। उस समय तक सोफी को बुढ़िया की कोई बात नहीं समझ आती और वो अपने घर चली जाती है। घर आकर वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। ठीक है, उन जूतों के बदले तुम मैरी को ये दे देना। लेकिन सोफी को इस बात की चिंता होती है कि वो फेयरवेल में क्या पहनेगी। उसके पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं थे और वो जूतियाँ पहनकर अपने पैरों को देख रही होती है और सोचती है, काश मेरे पास एक सुंदर सा गाउन होता तो मैं भी अपनी सहेलियों के बीच अच्छी दिख सकती। सोफी के ऐसा सोचते ही उसके सामने एक गाउन आ जाता है। सोफी को बहुत हैरानी होती है। ये गाउन कैसे आया? माँ, क्या आप लाई हो इसे? लेकिन उसकी माँ घर पर नहीं होती, इसलिए सोफी को कोई जवाब नहीं मिलता और वो बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन फेयरवेल में वो उसी गाउन को पहनकर जाती है। उसके कपड़े और जूतियाँ देखकर उसके सहेलियाँ उससे पूछती हैं, अरे वाह सोफी, तुम्हारी जूतियाँ तो बहुत सुंदर है। और मन ही मन सोफी से जलती हैं। सोफी जब अपने घर वापस लौटती है तो वो देखती है ज्यादा काम करने की वजह से उसकी माँ की तबीयत खराब होती है। काश हमारे पास भी रहने को अच्छा घर होता, अच्छा खाना होता। उसके ये सब सोचते ही उनका टूटा हुआ घर एक आलीशान घर में बदल जाता है। सोफी और उसकी माँ को बहुत हैरानी होती है और अचानक सोफी को उस बुढ़िया की बात याद आ जाती है। वो अपनी माँ को कहती है, माँ, ये तो सोने की जादुई जूतियाँ हैं। मैंने इसे पहनकर जो भी इच्छा की वो सब पूरी हुई हैं। उन जूतियों की मदद से वो एक और सोने की जूती मांगती है
और वो जूतियाँ वो मैरी को दे देती है। घर वापस लौटते समय उसे वही बुढ़िया दिखाई देती है और सोफी उस बुढ़िया को धन्यवाद कहती है, लेकिन वो बुढ़िया उसे कहती है, लेकिन बेटी इस बात का ध्यान रखना, ये जूतियाँ सिर्फ वही इच्छा पूरी करती है जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर इन जूतियों से लालच में आकर कुछ भी मांगा तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। लेकिन सोफी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। सोफी के मन में लालच आ जाता है। अरे वाह, ये जूतियाँ तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हैं। वो उन जूतियों से बहुत सारे पैसे मांगती है, एक बड़ी गाड़ी, और तभी वो जूतियाँ उसके पैरों से अपने आप गायब हो जाती हैं। वो सारा पैसा और वो गाड़ी भी गायब हो जाती है क्योंकि वो सारी चीजें लालच में मांगी गई थी और उसकी माँ की तबीयत और अधिक खराब हो जाती है। तब सोफी को अफसोस होता है कि उसने उस बुढ़िया की बात क्यों नहीं मानी। उसके पास जितना था वो उतने में ही खुश रहती तो आज उसकी माँ की तबीयत ठीक होती। सोफी उसी बुढ़िया के पास जाती है और उससे अपनी माँ की तबीयत ठीक होने के लिए प्रार्थना करती है। मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूँगी। मेरे पास जितना है मैं उतने में ही खुश रहूंगी। बस मेरी माँ की तबीयत ठीक कर दीजिए। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, घर जाओ, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। सोफी के घर पहुँचते ही वो ये देखती है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक है और वो अपनी माँ को गले लगा लेती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट में जरूर बताएं और कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसी नई सीख भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।